इंटेंशन अगेंस्ट एनीवन। दोनों देश आपस में एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का परमाणु युद्ध या परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे। और साथ साथ जो भी आप न्यूक्लियर अपना इंस्टॉलेशन से बढ़ा दें, न्यूक्लियर वेपन्स में जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स। एंड एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर शरीफ वाज रेडी टू शेक हैंड्स विद इंडिया ऑन दिस ग्राउंड। उनके लिए भी वही समस्या थी, हमारे लिए भी वही समस्या थी। बिकॉज कुछ भी होता था वो हमको ब्लेम करते थे, हम उनको ब्लेम करते थे। ऐसा नहीं था, पाकिस्तानी इंसर्जेंट से करा, पाकिस्तानी टेररिस्ट से करा, वो हम लोग को दोष देते थे कि रॉ ने कराया, इनकी आईबी और रॉ जो उनके एक्सटर्नल स्पाइकर्स उन्होंने कराया। इस तरह की अटकलों को विराम देने के लिए वाजपेयी जी वहां तक गए बस यात्रा से लाहौर में, जो वाघा बॉर्डर के नोटिस हुए, और वहां पर उन्होंने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। He was hailed as a messiah of peace. उनको पीस का मसीहा कहा गया। But again, as usual, the Pakistani army and General Pervez Musharraf, who was the then army general at that time, he couldn't stand to see this kind of bonhomie coming up between the two leaders, between the two civilian leaders. और उसके बाद ये सब कार्य ऑपरेशन शुरू हो गया। Ultimately, India came out victorious, but we have to suffer a lot of casualties. वाजपेयी जी की थोड़ी दूरदर्शिता यहाँ थोड़ी सी और ध्यान देना होगा कि जब ये कारगिल चल रहा था, इंडिया ने जब वहां से उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, सेना ने कब्जा कर लिया था, and they had the advantage of the height. They were seated on high altitude mountains. ऊपर से निशाना लगा रहे थे, and our soldiers were felling to the Pakistani bullets. Several officials or officers of the Indian Air Force, they said that Prime Minister Vajpayee, please give us permission. We want to get over to the other side of the border, so that we are able to bombard the elements who are sitting at the top of the mountain peaks, and we can bring them down in just one blow of the Indian Air Force. लेकिन उस समय वाजपेयी जी ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी तो जो आप कह रहे हैं कि हमारे इतने सोल्जर्स मर रहे हैं, it's a great tragedy for the nation. But imagine if you cross the other side of the border, and if you transgress in their sovereignty, in their territory, what would be the impact? It would invite an imminent nuclear retaliation on the part of Pakistan. और इतना भयावह युद्ध हो जाएगा ये। और उस समय एक समस्या और थी। At that time, Soviet Union was no more. It had already disintegrated into several parts in the year 1991. And Moscow, that was the Russia that was there, it was under Boris Yeltsin. He was the then president of Russia. Boris Yeltsin was literally, on his knees. He was, at the mercy of America. उनको टूट चुका था, आर्थिक दशा बहुत बुरा हो गया था। इसलिए then Russia was very different from present Putin's Russia. इसलिए भारत को रूस से भी कोई सहायता नहीं। उस समय बिल क्लिंटन, who was the then American president, he was not having very good or warm relations with India. कहानी तो बाद में चेंज हुई। At that time, he gave indication, sufficient indication. भाई अमेरिका का जो पुराना रुख रहा है, 1971 में जब उन्होंने 7th Fleet भेजना शुरू किया अमेरिका ने, it was then Soviet Union alone who countered the American action. उन्होंने अपने न्यूक्लियर सब भेज दिया, न्यूक्लियर सबमरीन, और कहा कि अगर आप अपना भेजते हैं तो we are ready to receive your fleet in this ocean. लेकिन इस समय 1999 में कोई नहीं कहा। वाजपेयी knew very well कि अगर इस तरह का भारतीय एयरफोर्स अगर वहां बॉर्डर क्रॉस करती है तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा। It is was, there was a lot of, under table dealings between the Pakistanis and the Americans. ये खुफिया रिपोर्ट है। इसलिए वाजपेयी caution, he counseled for restraint. उन्होंने कहा ना, संयम बरतना बहुत जरूरी है। संयम खो देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
हम दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे। सेंसर्स उन्होंने हमारे पर लगा ही दिया। पाकिस्तान इज द ब्लू आइड बॉय, पाकिस्तान इज द राइट हैंड अलाय, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। दे हैव द बैकिंग ऑफ द सुपर पावर्स, बट वेयर इज इंडिया गोइंग टू गो? एट दैट टाइम वी वर नॉट स्ट्रांग इनफ, नीदर मिलिटरी नॉर इकोनॉमिकली। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ ध्यान में रखा। There were many tough times in the life of Vajpayee. जब उनको he was virtually standing at the crossroads of the global politics as well as the Indian politics. वो चौराहे पर वसुधा खड़े थे। He had to take decision by himself. जैसे उन्होंने कहा एक वोट से आधा वोट भी मुझे किसी से मांगना पड़े, हाँ खड़ा कर तो भी मैं नहीं मांगूंगा। बेईमानी का वोट मुझे नहीं चाहिए। I don't have any ambitions to become prime minister. और उसी तरह से उन्होंने 1999 जून 1999 में जब इंडियन एयरफोर्स इतनी ताकतवर थी कि वो अमेरिका को पाकिस्तान को एक झटके में उसके नीचे ले आते, लेकिन वाजपेयी ने कहा चूंकि दूरदर्शी थी स्टेट्समैन की खूबी है। उसके बाद जब ये हुआ रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफी बिल्कुल खत्म से हो गए। उसके बाद फिर इट वाज वाजपेयी अगेन who initiated the process of peace. जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया आगरा समिट में, आगरा में बुलाया, कहा आइए चलिए आप तो मन में हमारी दुश्मनी खाने बैठे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आइए वी आर रेडी टू सॉर्ट आउट द मैटर्स एंड डू व्हाटएवर इज पॉसिबल टू इंश्योर गुड रिलेशंस। परवेज मुशर्रफ did come to India, but it was again a very turbulent visit. उसी समय ही आगरा के 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। 13/12/1 में कहा जाता है, 9/11/1 में से कहा जाता है 13/12/2001। और ये जब सब कुछ चल रहा था मुशर्रफ साहब भारत में थे, आगरा में थे। So it was all engineered. It is said that it was all sponsored, and ultimately again relations, they went off the rails. ये सब वाजपेयी का जो टर्मोइल, बड़ा रफ उनकी यात्रा थी, जो पॉलिटिकल जो उनका जब यहाँ पर होम कमिंग थी 2001 में ये हुआ। उसके बाद आप जानते हो उससे पहले इंडियन एयरलाइंस का IC-812 ऑलरेडी 1999 की बात है जब ये हाईजैक हो चुका था। बहुत सारी समस्याएं आ गई उनके सामने, सरेंडर कराना पड़ा था टेररिस्ट को, हार्डकोर मजहर रसूद को, क्या नाम था, अजहर मसूद को, जो हार्डकोर टेररिस्ट था, और उसके कुछ साथियों को, इन एक्सचेंज। और बहुत लोगों ने बाद में आलोचना की, आपने कैसे आपने आतंकवादियों को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा था बस एक बार, then should I have allowed 320 innocent passengers, 320 innocent citizens of India to perish at the hands of the terrorists? आप क्या चाहते हैं कि मैं 320 भारतीय जो नागरिक थे उनको बेमौत मरवा दो? We are strong enough, we will get hold on to those terrorists again. ऐसा नहीं है आज छोड़ दिया तो उनको हम पकड़ नहीं पाएंगे या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। आज तो इजराइल भी यही कर रहा है, इजराइल को बहुत ताकतवर समझा जाता है। अभी जो लेटेस्ट पीस प्लान चल रहा है जिसमें इजिप्ट और कतर और अमेरिका तीनों मिलकर ब्रोकरेज कर रहे हैं कि हमास और इजराइल के मध्य समझौता होता है, और इजराइल के पास इतनी बड़ी ताकत है, अमेरिका और पूरा नाटो 32 देश उसके साथ, इजराइल को भी बहुत शक्ति है। फिर भी उसने कहा ठीक है 250 जो कैदी थे इजरायली से, उसमें से मात्र 70-80 बचे पास। नेतन्याहू ने कहा कि हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जितने कैदी हैं इनके पास वो छोड़ दिया। It's not that Israel is going to sit, idle without doing anything to those people. भारत ने भी एक कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, और जसवंत सिंह उस समय जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उनको भेजा, कहा कि जाइए पूरा नेगोशिएशन करिए, हम अपने 320 निर्दोष नागरिकों को इन हत्यारों के हाथ में हत्या करने के लिए हम नहीं भेजेंगे। बहुत आलोचना हुई थी, कितनी प्रबल आलोचना हुई थी, पर अगर आप पढ़िए तो देखिएगा, every effort was made to malign him, to declare him as a weak administrator। और आप कल्पना कीजिए अगर इन 320 लोगों की अगर मृत्यु हो जाती
भारत में पहुंचाना है। यही फिर कहा जाता है 5-10 को छोड़ दिया तो क्या इनको आप वापस कार्रवाई करके इनके विरुद्ध कोई अभियान नहीं चला सकते। इसलिए ही टू वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन। He was not only a philosopher, he was not only an ideologue, but he has his own convictions. और उसी कमीशन के आधार उन्होंने कहा ये मेरे देशवासी और इसलिए उन्होंने उनको छुड़वाया। बाद में ऑपरेशन को लॉन्च किया। एक और छोटी सी बात और करके समाप्त करेंगे और वो ये फॉरेन पॉलिसी में देखा थोड़ा सा मैंने इनका जो सुशासन के बारे में बात करी थी, जनता के लिए क्या काम किया, जनता के लिए भी बहुत काम किया। आपने सुना होगा भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना ये लॉन्च करी गई थी, पहले से लॉन्च करी गई थी। वाजपेयी जी ने लॉन्च करा था इसको 1999 में इसको लॉन्च किया था। भारतमाला परियोजना तो 2018 में इसका नामकरण किया गया। 1999 में इन्होंने पूरे भारत को जोड़ने के लिए कम से कम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 महानगरों को दुनिया के भारत के प्रमुख राजमार्गों से जोड़ने का इन्होंने एक जिसे कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी चारों तरफ से भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम किया था। और ये जो आप देखें ना 6 लेयर्स और 8 लेयर्स बड़ी योजना है। इट वाज इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी। 4 लेनिंग ऑफ द नेशनल हाईवे, उस समय नेशनल हाईवे भी कैसे होते थे, एक पतली सी सड़क होती थी, ऊबड़ खाबड़ होती थी, विद लॉट्स ऑफ पॉटहोल्स होते हैं, डस्टी रोड्स एंड अनकेप्ट रोड्स, है ना। आप कहीं जाते हैं, हम लोग कितना ट्रेवल करते थे उस समय भी, पूरी गाड़ी मिल जाती थी। जहाँ ट्रेवल करके आइए, जाइए सर्विस स्टेशन में जाइए, मैकेनिक के गैराज में निकाल जाते हैं, वो उसके नट बोल्ट उसको टाइट करता है। और जो लोग थोड़ा शरीर से वीक होते थे वो अपना जाते थे डॉक्टर के पास, जाते थे, साहब आज कमर दुख गई तो आज गर्दन की हड्डी टेढ़ी हो गई, क्या कर दिया था। बट ये अंदर तो 4 लेनिंग 6 लेनिंग। और आज जब देखिए अभी हम लोग हाईवे पर चलते हैं, इतना टोल पड़ रहा है, यहाँ से आगे जाइए 1000 रुपये टोल देना पड़ता है, कहीं भी जाइए किसी भी बहुत टोल पड़ गया। लेकिन अभी भी हाईवे से होते हैं गड्ढे कुछ होता है, हम लोग सोचते हैं कि इतना पैसा लेने के बाद भी इतने गड्ढे। सो इट इज अ लेसन दैट वी गेट फ्रॉम द लेट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने शुरू किया गोल्डन बनाना है, हमारी सड़कें सोने की तरह से चमके, गड्ढे ना हो, उस पर धूल मिट्टी ना हो, वो सड़कें ऐसी हो कि आप चले बैठे कि आप लिटरली क्रूजिंग ऑन लैंड। प्रोफेसर कविराज जी की गाड़ी है, उसमें होंडा सिटी में क्रूज मोड लगा है। ये जब बाहर जाते हैं, उन्हें बड़े को जाते हैं, उसको क्रूज में लगा देते हैं, लेकिन सोते नहीं हो भाई, हवाई जहाज को आदमी ऑटो पायलट करके सो जाता है। आप सबकी गाड़ी में जितना वाले मित्र लोग हैं आपके घर में जहाँ जहाँ उन्हें सबके आई होगा, हमारे में नहीं है भाई, इतनी नहीं हमारे लेकिन आप ये जो क्रूज मोड जो आया है, ये गोल्डन रोड जब होगी तभी क्रूज मोड में चल सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाली सड़क पर क्रूज अगर लगा देते तो आप पता लगा गड्ढे के अंदर क्रूज करते ऐसी। तो इसलिए ये जो विजन दिया है, ये पूरे भारत को प्रमुख महानगरों से शहरों से जोड़ा जाए। और बाद में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको भारतमाला परियोजना से जोड़ दिया। पूरा माला जैसे होती है, a necklace should be strong from all corners, इसलिए उसको रूपांतरण। एक और बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसमें बड़ा एम्बिशियस है। ये तो आज जो कर रहे हैं, लोग कहते हैं नितिन गडकरी कर रहे हैं या पहले जो लोग करते हुए हैं, ओरिजिन यहीं से हुआ इसका। सारे गांव, वो गांव जहां पर आबादी 500 के ऊपर है, प्लेन एरिया में वो गांव जिनकी आबादी 500 के ऊपर है, और पहाड़ों में वो गांव जहां पर 250 के ऊपर आबादी है, इन लोगों को इसको कनेक्ट करना, connecting the unconnected villages with the highways, with the main roads, with the city roads। यानी जो अभी तक गांव में
प्रोजेक्ट चला, लेकिन ही इनिशिएटेड द प्रोसेस एटलीस्ट। गांव को भी जोड़ने का प्रयास किया गया महानगरों से, शहरों से, और जहां जहां संभव हो पाया उसको जिसे राजमार्ग कहते हैं, हाईवे से जोड़ने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान नहीं है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करी जाती है, और इसी भी बात करी जाती है जिसमें कहा गया निःशुल्क, तो हमारे संविधान में कहा गया है कंपल्सरी प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टिल द एज ऑफ 6 इयर्स, और बाद में इसको बढ़ाकर आपको 14 साल तक कर दिया गया है। इसी बात को सर्व शिक्षा अभियान इसको मूल रूप देने का प्रयास किया। आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें, जो प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह साहब ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी चलाई एलपीजी, ही कैरिड फॉरवर्ड दैट पॉलिसी। कांग्रेस के समय में जब ये चले थे पॉलिसी चली थी, जब प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह उस समय जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, then he was a finance minister. At that time, Prime Minister नरसिम्हा राव he initiated the LPG policy. इसी चीज को कंटिन्यू किया आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं था वो पिछली सरकार ने उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, हम अपनी योजना चलाएंगे। No, he continued with the same legacy. He wanted to see prosperity in the villages, in the remote areas, in the hill areas. He wanted to equip a common individual with all the important necessities of the life, not saying luxuries but important necessities of the life. जीवन यापन के लिए जो अच्छे साधन हो केवल शहर में नहीं गांव तक हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लागू किया और उनके समय में लगभग 7.5%, 7.5% के रेट से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही। इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी वो आगे लाए, पब्लिक सेक्टर को सहारा दिया, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाए, प्राइवेटाइजेशन भी किया। तो ये इनिशिएटिव द प्रोसेस जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, को एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आर्टिकल 39 बी और सी में लिखा हुआ है। को एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर केवल राज्य का ही काम नहीं, भारत को आगे बढ़ाने का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको, और इसीलिए बाद में आया CSR का काम आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जो बड़े बड़े जो घराने हैं, उद्योग घराने हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनका दायित्व है सामाजिक निर्माण के लिए, उनका दायित्व है सामाजिक कल्याण के लिए, भारत के लोकतंत्र को, कल्याणकारी स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए। सो इट इज मैंडेटरी नाउ फॉर द इंडस्ट्रियल हाउसेस टू कम अप विद द CSR responsibilities and the policies and programs that they are going to initiate under the CSR. ये भारत सरकार की योजना है CSR। इसलिए ये नहीं है कि तो राज्य का काम है, मुनाफा आप कमाएंगे और सब जेब में रख लेंगे। नो नो नो, दिस थिंग इज विल नॉट बी। एटलीस्ट उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, इसको इनिशिएट किया। So these are the important changes in short we can say. He brought about in the Indian economy, in the Indian political system, as well as in the Indian foreign policy. उनको भारत रत्न बहुत बाद में मिला, लेकिन 1992 में उनको पद्म विभूषण प्रदान किया और 2015 में उनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। He was the first Indian who has spoken in Hindi at the United Nations conference. संयुक्त राष्ट्र में जहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री जाता था उससे पहले सब अंग्रेजी में बात करता था, लेकिन उन्होंने वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने हिंदी माध्यम अपनाया। जैसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन जो हुआ था 1899 में, जब स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका गए थे, वहां पर उन्होंने शिकागो में लेक्चर दिया था। वो भी बड़ा स्टिमुलेटिंग लेक्चर था। इट इज कंपेयर्ड वाजपेयी's lecture is compared with that lecture। इसलिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा था, जो भारत के जो लोग बाहर रहते हैं, प्रवासी भारतीय, उनके सम्मान के लिए बात की। आज जो सरकारें कर रही हैं, उनके पास से जो सरकारें आई, सबने डायस्पोरा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन ही इनिशिएटेड the process to impart dignity and identity to the Indians who were living abroad. तो हर क्षेत्र में उनका योगदान है। At the end of his life, he remained much away from any kind of controversy. वो इस प्रकार के
के विवादों में कभी नहीं पड़े। वैसे लोगों का ये तो चीजें होती रहेंगी, सरकारें बनेंगी, दल आएंगे बनेंगे, लेकिन भारत का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। आपको याद होगा जब सन 2002 में जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया के नेतृत्व में, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे एम.एन. वेंकटचलैया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, CRC कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी गठित की गई थी to look into the operation or to look into the provisions of the constitution। उस समय बड़ा हंगामा हुआ संसद में और कहा गया था it was an attempt to change the constitution, it was an attempt to switch over to the presidential system from the current parliamentary system। और वाजपेयी ने इस बात को कहा कि we are Indians, we are not Americans, we are going to work ultimately for our own countrymen and every step will be done under the provisions of the Indian Constitution। कुछ भी होगा, जो भी हम अवलोकन कर रहे हैं वो भारतीय संविधानों के दायरे में ही होगा। इसलिए उन्होंने हर स्तर पर he tried to dispel the notions of any controversy। और सब कुछ करने के बाद भी, चाहे तमाम कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने किया, he remained the undisputed king of both the ruling as well as the opposition parties। दोनों के सबसे प्रिय सर्वमान्य नेता थे। जहां पर राजनीतिक विषमता इतना ज्यादा कठोरता थी, लेकिन he was the only figure at that time whom the opposition wanted to, the opposition members wanted to, mend bridges only with Atal Bihari Vajpayee। उन्होंने बात कहा, आप ही साहब ऐसे हैं इस पार्टी में जिसको हम सम्मान देते हैं, बाकी तो चलता फिरता सम्मान है, लेकिन आप ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारे पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं मानते हैं। You are above, everyone। He was loved and respected, and because of these, intrinsic values and virtues, he remained the member of the lower house, that is Lok Sabha, for 10 times, unprecedented 10 times। 10 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे और 2 बार वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को फटकार लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब गोधरा रोड्स हुई थी 2001 में, गोधरा रोड्स हुई थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही उन्होंने समय फटकार लगाई थी कि नरेंद्र मोदी जी आप राष्ट्र धर्म का पालन करिए और राजधर्म दोनों का पालन करिए, और नहीं करेंगे तो बहुत समस्याएं हो जाएगी। He cautioned, he warned the then chief minister गुजरात। तो इसलिए उनके लिए सब लोग बराबर थे। हमेशा उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर भी, और पूरी भारत की जनता को साथ लिया। इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सब को बार-बार शत